Good morning all of you. I am Gaurav and in this video we are trying to cover all the remaining topics from chapter number 1st of microeconomics. Right. So our first chapter इसमें एक टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा हमारा चैप्टर है, पूरी सब्जेक्ट है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. राइट. सो सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. दोनों होती क्या हैं, दोनों में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. सो अगर हम लोग बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिकली किसी एक हाउस होल्ड की स्टडी के ऊपर वर्क करती है. जैसे एक हाउस होल्ड है या कोई एक इंडिविजुअल फर्म है, उसने पूरे ईयर में कितनी डिमांड करी, कितनी उसने सप्लाई करी, कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्टमेंट किया, इन सब की स्टडी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे कि नाम में लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल की. माइक्रो मीन्स छोटा, तो जहाँ पे वो सिंगल इंडिविजुअल की बात करें, उसकी स्टडी की बात करें, उस तरह के इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ अब इसके अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा, डिमांड करेगा, या फिर एक कोई सिंगल फर्म है तो वो क्या करेगी, सप्लाई करेगी. सो थ्योरी ऑफ सप्लाई हो गई या थ्योरी ऑफ डिमांड हो गई, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड या सप्लाई है, इंडिविजुअल यूनिट की डिमांड या सप्लाई है. तो उस तरह की डिमांड और सप्लाई को हम किस में कंसिडर करेंगे, अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ जो हमारा इसमें थर्ड इम्पोर्टेंट है कंपोनेंट वो क्या है आपका, दैट इज द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स थ्योरी ऑफ प्राइस. देखिए, द थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमाइंस ऑफ द प्राइस थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस. अब एक बात को समझिएगा, थ्योरी ऑफ प्राइस जो है ये डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी आ रही है, उस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आ रही है. जैसे अगर हम लोग देखें तो सैनिटाइजर्स जो हैं ये कोरोना आने के पहले भी मार्केट में अवेलेबल थे. राइट. बट ये जो गुड्स हैं ये कोरोना के पहले इतने ज़्यादा डिमांड में नहीं थे, इसीलिए इनकी जो प्राइस थी वो भी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लिमिटेड लोग ही उन्हें परचेस करते थे. ठीक है. वहीं पे क्योंकि उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो डिमांड कम रहेगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, वहाँ पे इंक्रीज होने वाली है, इसलिए प्राइसेस हाई थी. बट आज की जो सर्कमस्टांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, जहाँ पे डिमांड जो है सैनिटाइजर्स की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और उसी की वजह से क्या है, जो उसका मास प्रोडक्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है, और एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि मार्केट में हमें काफ़ी चीप रेट्स में सैनिटाइज़र अवेलेबल आज की डेट में हो जाते हैं. राइट. सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चेंजेस आए हैं मार्केट में, ये किसके बेस पे आए, जो प्राइजेस सेट हुई है किसके बेस पे हुई है, ऑन द बेस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ डिमांड. सो ये थर्ड कंपोनेंट था आपका थ्योरी ऑफ प्राइस. फर्स्ट कंपोनेंट था थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकेंड था थ्योरी ऑफ सप्लाई, और थर्ड था आपका थ्योरी ऑफ प्राइस. थ्योरी ऑफ डिमांड आई होप समझ गए होंगे, इट इज़ द डिमांड ऑफ अ सिंगल हाउस होल्ड. वहीं पे थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या है, इट इज़ द प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. एक प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर कितना गुड्स को सप्लाई करेगा मार्केट में, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई. नाउ ये हम लोग बात कर रहे थे एक माइक्रो यूनिट की, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की. लेकिन वहीं पे जब हम लोग आ जाते हैं किसकी तरफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका बेसिकली जो है काफ़ी बड़े लेवल पे बात करता है. इट डील्स एज एन अ कंट्री एज ए होल. पूरी कंट्री को हम एक मान के उसका मास जब निकालते हैं, पूरा मास प्रोडक्शन कितना हुआ, या एक साथ पूरे देश से कितनी डिमांड आई. सेज कि अगर मैं बात करूं कि पूरे देश में ऑयल्स की डिमांड कितनी आई, क्रूड ऑयल की डिमांड कितनी की है इंडिया ने, तो उसकी डिमांड को मैं क्या कहूँगा, दैट इज़ इट इज़ अ सिंगल यूनिट डिमांड और नॉट, नहीं, वो पूरे देश की डिमांड है, तो एग्रीगेट है वो डिमांड. वो क्या है, डिमांड एक एग्रीगेट डिमांड है. वहीं पे अगर मैं बात करूं कि पूरी दुनिया में से कितना ऑयल सप्लाई किया गया, सो वो क्या है, एक एग्रीगेट सप्लाई की गई है, कहाँ पे, इंडिया में, तो उस तरह की सप्लाई को मैं क्या कहूँगा, एग्रीगेट सप्लाई. तो जहाँ पे हम लोग आ जाते हैं माइक्रो से मैक्रो की तरफ, वहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़े ग्रुप्स की बात करते हैं. जब ग्रुप्स की बात करते हैं तो डिमांड भी काफ़ी बल्क में आने वाली है, काफ़ी सारी इंडिविजुअल यूनिट्स को जोड़ के वहाँ पे हम लोग बताएंगे. तो उस तरह की डिमांड या सप्लाई को हम लोग क्या कहने वाले हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड. ये दो बेसिक वहाँ पे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं. इसके अलावा जैसे वहाँ पे थ्योरी ऑफ प्राइस थी माइक्रो में, थर्ड कंपोनेंट,
वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, किसके, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के। नाउ जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका वो क्या है, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे क्या होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड के। जब मार्केट से जो सप्लाई आ रही है उतनी ही मार्केट में क्या हो रही है, मार्केट्स में जो सप्लाई करी जा रही है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, उतनी ही मार्केट क्या कर रहा है, डिमांड भी कर रहा है। मतलब एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड के। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपकी डिमांड किसके बराबर हो जाएगी, आपकी सप्लाई के, राइट। सो दैट इज योर फर्स्ट कंपोनेंट, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड के। दैट इज अ गुड साइन, एक कंपनी कम से कम, एक नेशन कम से कम इस पॉइंट पे तो आना चाहता है जहाँ से उसको लॉस बियर ना करना पड़े, राइट। वहीं पे आप लोगों ने दो टर्म सुनी होगी, द फर्स्ट वन इज द इन्फ्लेशन एंड द अनदर वन इज रिसेशन। मंदी आना या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाना, ये दोनों भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की वजह से ही होता है, ठीक है। ये भी एक मेजर कंपोनेंट हैं दोनों, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के। नाउ अगर मैं बात करूं कि मार्केट में जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट में क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना मार्केट में सप्लाई नहीं हो रहा है गुड्स। मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना गुड्स मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, मार्केट में तेज़ी आ जाएगी। उस कंडीशन में मार्केट में क्या आ जाएगी, तेज़ी आ जाएगी। और उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी के, दैट इज अ स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज अ स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। मार्केट में तेज़ी है। वहीं पे अगर जैसे अभी करंट की बात मैं करूं, अभी करंट सिचुएशंस की मैं बात करूं, काफ़ी सारे जो गुड्स हैं उनकी डिमांड ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। जैसे कि फैब्रिक्स हैं जो मोस्टली परचेज किए जाते थे ऑन ए वेडिंग, कोई स्पेशल ओकेशन के ऊपर, लेकिन क्योंकि इस कोरोना ड्यूरेशन के अंदर जो ये सेलिब्रेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं, इसीलिए जो डिमांड है क्लॉथ की वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई है, कम हो गई है, लेकिन सप्लाई फुल है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि जब सप्लाई हद से ज़्यादा हो जाए लेकिन डिमांड क्या है, बिल्कुल भी नहीं बचे, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ रिसेशन। क्या बोलेंगे उसको, डिफ्लेशन कंडीशन बोलते हैं या रिसेशन वाली कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मंदी में चला जाता है। मार्केट क्या है, बहुत ज़्यादा मंदी में चला जाता है। इज़ इट क्लियर, ठीक। इसके बाद जो आपका थर्ड कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या है कि अगर ये जो रिसेशन होता है या ये जो डिफ्लेशन होता है या जो ये इन्फ्लेशन होता है, इसको मेंटेन करने के लिए और इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में लेके आने के लिए कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि हम लोग यूज़ में लेते हैं, तो वो सारी पॉलिसीज़ आपकी किस में आ जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड कंपोनेंट में, ठीक है। वो पॉलिसीज़ कौन कौन सी है, द फर्स्ट वन इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी, द अनदर वन इज़ द फिस्कल पॉलिसी एंड द लास्ट वन इज़ द एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ये तीन पॉलिसीज़ हैं जो कि मोस्टली आपके इसमें यूज़ में ली जाती है। किस लिए यूज़ में ली जाती है, ताकि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसके इक्वल आ जाए, एग्रीगेट सप्लाई के, राइट। नाउ इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को, क्योंकि आपकी बुक में जो डिफरेंस दिया गया है वो थोड़ा बहुत टिपिकल वे में है लिखा हुआ है, उसको इजी वे में मैंने ट्राई किया है करने का। तो बच्चे इन नोट्स को ज़रूर अपने नोटबुक्स में लिख लें, ठीक है। उसी का एक थोड़ा सा एलेबोरेट वर्जन है ये नोट्स जो आपकी बुक्स में गिवन है, राइट। सो पहले तो आप इस बात को समझ लें कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में एक बेसिक सा एक डिफरेंस क्या है, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपका जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ये आपके फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे बात करती है कि मेरे पास क्या कुछ प्रूफ हैं और उसके बेस पे क्या कुछ स्टेप्स मुझे लेने हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। वहीं पे अगर मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये सिर्फ एक सजेशन होता है किसी एक्सपर्ट्स का, वो जो बोलेंगे अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस के ऊपर बोल देंगे, उन्हें कुछ नहीं पता क्या कुछ कंटेंट्स हैं, क्या कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं, वो सिर्फ खुद का एक अनुमान लगा के आपको सजेशंस दे देंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, क्या है सिचुएशन, क्या थी और क्या होने वाली है, इसको हम लोग समझेंगे इन ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपका क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड हैव हैपन। मतलब
कि क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था और वो क्या होगा, ठीक है, कैसे होना चाहिए था, वो सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ एक अजम्पशंस की बात कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, या ऐसा होता, लेकिन ये बात क्या कर रहा है कि क्या था, क्या है और कैसे होगा। ये फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे बात कर रहा है, वो सिर्फ सजेशंस के बेस पे बात कर रहा है, ठीक है। नाउ डिफरेंस में सबसे सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सोल्व्ड। ये आपके रियल फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे बात कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो आपकी हकीकत में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है और उसे मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, ये हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। वहीं पे जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, कैसे होना चाहिए था, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, और उसे हम किस तरह से सोल्व कर सकते थे। ये बात कर रहा है सिर्फ सजेशन की कि वो हो चुका है इंसिडेंट, अब उसको और इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिर्फ सजेशन आपको यहाँ पे देगा। ये क्या कर रहा है कि कैसे हुआ था और उसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी सेटिस्फाई विद एक्चुअल डाटा। इसको हम सेटिस्फाई, इस जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इसमें हम सेटिस्फाई कर सकते हैं खुद को, क्योंकि हमारे पास एक एक्चुअल डेटा होता है हाथ में, इसको देख के हम लोग समझ पाते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। लेकिन यहाँ पे हमें उस डेटा को वेरीफाई करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होता है, ठीक है। इट एम्स टू मेक द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हम रियल में फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वहीं पे इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज़, ये सिर्फ और सिर्फ उस आइडिया को एक्सप्लेन करता है, ना कि फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे डिसीजंस को लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव। देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का सजेशन नहीं होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे जो भी कुछ कहा जाएगा आपको, वो किसके बेस पे कहा जाएगा, फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे कि ये डेटा हमारे पास है, इसका ये रिजल्ट है और आने वाले टाइम में ऐसा रिजल्ट होगा। इसके बेस पे बात करेगी कौन सी, आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर। क्योंकि यहाँ पे मैं किसी एक एक्सपर्ट से सिर्फ उनका ओपिनियन ले रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि उनका ओपिनियन गलत हो, तो यहाँ पे मैं फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ क्या है, सिर्फ एक सजेशन है। वो नेचर में क्या है, सिर्फ एक सजेशन है किसी एक एक्सपर्ट का, उस एक्सपर्ट का क्या है, सिर्फ एक सजेशन है, उसका एक ओपिनियन है। हो सकता है कि वो गलत हो, तो चांसेस यहाँ पे गलत होने के हो जाते हैं, ठीक है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू एंड जजमेंट्स, दैट इज़ द न्यूट्रल। ये कभी भी आपको कोई सजेशन नहीं देगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कभी भी आपको कोई भी सजेशन नहीं देगी। ये सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रख देगी कि ये आपकी करंट सिचुएशन है और आगे ऐसा होने वाला है। अब इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको नहीं बताएगी, ठीक है। ये आपको कोई भी सजेशन यहाँ पे नहीं देगी, क्या रहेगी, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है, इट गिव्स यू द वैल्यूज़ एंड जजमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपर्ट हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको सिचुएशन के बेस पे एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, अपना प्रॉपर जजमेंट बताएंगे और उसके बेस पे आप डिसीजंस को ले सकते हैं। ये या तो प्लस, या तो उसके लिए कोई फेवरेबल सजेशन देंगे या फिर इनफेवरेबल सजेशन रहेंगे, लेकिन देयर शुड बी ए सजेशन इन दिस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं रहेगा। इसको फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए। नाउ इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ विद द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ इसको एक बार समझ लीजिएगा फटाफट से, काफ़ी ईजी सा टॉपिक है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक, देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज आई एम ए विलेजर एंड आई एम ए फार्मर, मैं एक गांव में कोई खेती वेती करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं कि मेरे गांव में जो है वो मोस्टली हम लोग क्या काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं,
तो उस गांव की जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसका नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या है, उसकी एग्रीकल्चर। तो उसका नेचर क्या हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। उस विलेज का नेचर क्या हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश जो है ये मोस्टली अर्न कहाँ से करता है, फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो नेचर ऑफ अर्निंग क्या है हमारी, एग्रीकल्चर। वहीं पे मैं बात करूं कि उस गांव के जो मैक्सिमम लोग हैं वो सब क्या हैं, रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिच फार्मर्स। तो उनका जो लेवल ऑफ इकोनॉमी है वो क्या है, मेरी स्ट्रॉन्ग है। लेवल ऑफ इकोनॉमी मेरे देश की क्या रहेगी, उस गांव की क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास पैसा हाथ में ज़्यादा है, अच्छा है। तो लेवल सिर्फ आपकी इनकम लेवल को दिखाता है, आपके स्टैंडर्ड को शो करेगा, और वहीं पे आपका जो नेचर है ये आप किस सोर्स से अर्न कर रहे हैं इसको शो करेगा। छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी में भी लिखोगे तो बेटा इसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं, हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। नाउ इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 3 इकोनॉमीज। The first one is a central planned economy, the another one is a market economy, and the last one is a mixed economy. देखिए तीनों इकोनॉमी का आप एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए सबसे पहले माइंड में, ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा। अपनी फर्स्ट इकोनॉमी जो है ये है आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे मैक्सिमम जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में रहेगा बेटा, गवर्नमेंट के हाथ में रहने वाला है। मतलब जो भी डिसीजंस लेने वाले हैं बड़े बड़े वो कौन लेंगे, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेंगे। जैसे कि चाइना हो गया, जहाँ पे जो है पब्लिक से ज़्यादा कुछ अलाउ नहीं है पब्लिक को अपना सजेशन देना। इवन जो न्यूज़ वाले हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो भी वहाँ पे वही शो करते हैं, वही दिखाते हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें दिखाने के लिए परमिट करती है। सो वहाँ पे जो मैक्सिमम रूल है वो किसका चलता है, गवर्नमेंट का चलता है। वैसे ही आपकी जो सेकेंड इकोनॉमी है दैट इज़ अ फ्री इकोनॉमी और अ मार्केट इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे मैक्सिमम जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का, जैसे कि यूएसए, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हावी रहता है ऑन अ गवर्नमेंट साइड। वो उसको जो सही लगता है उस बेस पे वो लोग क्या देते हैं, प्रॉपर सजेशन देते हैं, ठीक है। सो अगर पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर करे, दैट इज़ अ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। जहाँ पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करे, प्राइवेट सेक्टर करे। जब मैक्सिमम जो इन्वॉल्वमेंट रहे वो किसका रहे, प्राइवेट सेक्टर का रहे, तो उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या कहेंगे, उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या कहेंगे, मार्केट इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल यूएसए। और अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जितना पार्टिसिपेट करता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उतना ही पार्टिसिपेट कौन सा कर रहा है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रहा है। आज अगर हमें प्राइवेट स्कूल्स मिलते हैं तो वहीं पे हमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं। जहाँ प्राइवेट हमें हॉस्पिटल्स मिलते हैं वहीं पे हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी मिलते हैं। तो जहाँ पे दोनों ही इकोनॉमी क्या कर रही है, एक साथ पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो प्राइवेट वाली हो चाहे वो गवर्नमेंट वाली हो, तो उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमारा देश है भारत, राइट। नाउ डिफरेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, दीज आर द इकोनॉमी, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो था, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जहाँ पे गवर्नमेंट पूरा इनिशिएटिव लेने वाली है, ऑब्वियसली वहाँ पे जो मेजर फोकस रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट जो आपका सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है वहाँ पे 100% फोकस किसके ऊपर रहता है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। सेकंड जो है आपका प्राइवेट सेक्टर, दैट इज़ द मार्केट इकोनॉमी। वहाँ पे जो मैक्सिमम कंट्रोल रहेगा वो किसका रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का। तो जो मोटिव रहेगा वो रहेगा आपका प्रॉफिट अर्निंग। एंड द अनदर वन इज़ जहाँ पे मिक्स्ड है, गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है, वहाँ पे दोनों ही जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज़ द सोशल वेलफेयर और द प्राइवेट अर्निंग, प्रॉफिट मेकिंग, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, वहाँ पे बैलेंस बना के चलते हैं। नाउ द अनदर वन इज द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है कि किस तरह की गुड्स को आपको बनाना है और मार्केट में ऑफर करना है। वहीं पे जो आपका मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पे जो है ये कंज्यूमर्स की चॉइस के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर गुड्स को बना के आपको ऑफर करेगा। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे कंज्यूमर्स के गवर्नमेंट से परमिशन भी ली जाती है, प्लस जो कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट के बारे में भी ध्यान दिया जाता है, राइट। आपका जो
ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, फर्स्ट पॉइंट में ये पूरा कंट्रोल कौन करेगा? आपका गवर्नमेंट सेक्टर। सेकंड में जो है ये कंट्रोल करेगा आपका बेटा प्राइवेट सेक्टर्स। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आपको कौन ऑफर करेंगे? प्राइवेट सेक्टर्स। वहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको ऑफर की जाएगी, ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के थ्रू ही ऑफर की जाती है, राइट। ओके, द लास्ट पॉइंट इज इन दिस वीडियो, जब पब्लिक सेक्टर से ये ज़्यादा डोमिनेंट रहता है यहाँ पे किसमें? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ज़्यादा हावी रहता है। आपका जो फ्री इकोनॉमी है वहाँ पे कौन सा सेक्टर हावी रहेगा? दैट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। और मिक्स्ड में जो है दोनों ही पावर में रहते हैं, दैट इज़ अ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट चैप्टर, राइट। इस चैप्टर में अगर और भी कोई डाउट आपको होता है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। और आपका जो FA1 है उसका सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता तो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों चैप्टर हम लोग जो है इस बार देने वाले हैं। किसमें? आपके FA1 में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मैंने बच्चों को बोला था पहले, लेकिन 3rd वाला चैप्टर आई होप अब हमारा फिनिश नहीं हो पाएगा, तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 ये दोनों ही देने वाले हैं। किसमें? आपके FA1 में। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट।